नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने मिलकर पिछले 26 घंटे में क्या कमाल किया। मोदी और पुतिन ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में कैसे एक नया चैप्टर जोड़ दिया। यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जंग पर दोनों के बीच बात हुई। भारत में पहलगाम और रूस में क्रोकस सिटी हॉल में हुए हमलों का जिक्र हुआ। आतंकवाद से कैसे लड़ाई लड़नी है, इसकी रणनीति बनी। भारत और रूस के बीच ट्रेड की डील हुई। 2030 तक इसे $100 बिलियन तक पहुंचाने का प्लान बना। इससे ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सारी बातों को एक बात में समेट दिया। ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे के समान आसमान में हमेशा चमकती रहेगी। पूरी दुनिया के लिए मैसेज यह है कि आने वाले समय में जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, मोदी और पुतिन मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। मैं आपको प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातें सुनवाऊं, उससे पहले आज की कुछ खास तस्वीरें दिखा देता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा के बाद अपने देश के लिए रवाना होने वाले हैं। पुतिन के स्वदेश रवाना होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में स्टेट डिनर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रशियन डेलीगेशन के प्रमुख सदस्य शामिल हुए। प्रेसिडेंट पुतिन के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एनर्जी, मोबिलिटी, शिपिंग, फूड, फर्टिलाइजर, कॉमर्स, मीडिया और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े 21 एग्रीमेंट हुए। भारत और रूस ने अगले 5 साल में आपसी व्यापार को $70 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन की जमकर तारीफ की। कहा, पिछले 25 साल से पुतिन भारत के साथ रूस की दोस्ती को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। इसके काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मोदी ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनका पर्सनल रेपो काफी अच्छा है, जिसका फायदा आपसी संबंधों में तो दिखाई देता ही है, रूस और भारत के मजबूत रिश्तों का फायदा बाकी दुनिया को भी हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि जिस तरह कल भारत आने पर मोदी उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे और उनके दौरे को जितना महत्व दिया, उसके लिए वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पुतिन ने कहा, मोदी उनके पक्के दोस्त हैं और दोनों दुनिया के तमाम मसलों पर अक्सर फोन पर लंबी बातचीत करते रहते हैं। इस दोस्ती की वजह से ही वो भारत से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर पर्सनली नजर बनाए रखते हैं। was great. I would like to thank you for this sign of attention.
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुझे जितना स्नेह दिया, जितनी तवज्जो दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी स्पेशल और प्रिविलेज्ड सामरिक साझेदारी को लेकर बातचीत बहुत सकारात्मक और दोस्ताना माहौल में रही। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर आपसी बातचीत की एक नजदीकी व्यवस्था विकसित की है। इस साल सितंबर में हम तेंजिन में एससीओ समिट के दौरान मिले थे। हम फोन पर नियमित रूप से बात करते रहते हैं। कई सामरिक मोर्चों पर भारत और रूस की सामरिक साझेदारी विकसित करने के कुछ आयामों पर हम दोनों निजी तौर पर नजर रखते हैं। हमारे डेलीगेशन तो आपस में बात करते ही रहते हैं, पर हम दोनों निजी तौर पर भी कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। हम दोनों बहुत बारीकी से रूस और भारत के रिश्तों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर भी हम लगातार आपस में बात करते रहते हैं। इससे पहले आज सुबह बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी हुई। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट पुतिन का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन की अगवानी की। प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। पुतिन राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। पुतिन ने 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद 2001 से भारत और रूस के बीच एनुअल लीडरशिप समिट की शुरुआत की थी। इसके तहत हर साल दोनों देशों के नेता एक दूसरे के साथ शिखर वार्ता करते हैं। एक साल रूस के प्रेसिडेंट भारत आते हैं और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर जाते हैं। आज हैदराबाद हाउस में हुई समिट में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास समेत कई बड़े अधिकारी शामिल थे। दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने, एनर्जी और डिफेंस के अलावा दूसरे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने, रूबल और रुपए में कारोबार करने समेत कई मसलों पर खुलकर चर्चा की। प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात तेज करने का फैसला किया। भारत और रूस आपस में क्लीन एनर्जी सेक्टर, स्किल्ड लेबर फोर्स, शिपिंग इंडस्ट्री, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और फर्टिलाइजर सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ाएंगे। डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब रूस भारत के शिपिंग इंडस्ट्री के लोगों को पोलर वाटर्स में जहाज चलाने की ट्रेनिंग देगा। दोनों देश मिलकर यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। शाम को मोदी और पुतिन इंडो रशिया बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल हुए। भारत मंडपम में हुए इस कार्यक्रम में पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैसे तो भारत और रूस ने बायलैटरल ट्रेड 2030 तक $100 बिलियन करने का टारगेट रखा है,
लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में इतनी संभावनाएं हैं कि ये लक्ष्य पहले भी हासिल किया जा सकता है। मोदी ने कहा कि भारत सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सीएनजी गाड़ियों के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, वहीं रूस एडवांस मटेरियल्स के प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर है। दोनों देश इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सहयोग बढ़ा सकते हैं और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के विकास में भी मदद कर सकते हैं। बिजनेस फोरम में पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की दिल खोलकर तारीफ की, कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। पुतिन ने कहा, मोदी के राज में भारत ने जबरदस्त आर्थिक तरक्की की है। 10 साल में देश की जीडीपी डबल हो गई है। मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स की वजह से आज भारत तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है और पुतिन ने कहा, इन सब का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। हिज एक्सीलेंसी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु विदेश नीति का पालन कर रहा है और उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं। पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी बढ़कर लगभग 2 गुनी हो गई है और परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में तो 3.5 गुने का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की ठोस आर्थिक नीतियों और मेक इन इंडिया जैसी शानदार पहलों की वजह से आज भारत तकनीकी संप्रभुता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज दुनिया में सबसे आगे हैं। आज दोनों देशों का नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैं खुद भी भारत और रूस के बीच इस बहुआयामी आर्थिक संबंधों के विकास पर नजर रखते हैं। मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन के मसले पर भी खुलकर बात हुई। कल प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में 1-to-1 मीटिंग के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मोदी को दी थी। पुतिन ने मोदी को बताया था कि अमेरिका के साथ यूक्रेन को लेकर क्या क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, बात कहां पर अटक गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोर देकर कहा कि भारत यूक्रेन में जल्दी से जल्दी जंग रोकने के पक्ष में है और इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करने को तैयार है। मोदी ने पुतिन से कहा कि सारे मसलों का हल डायलॉग से और डिप्लोमेसी से निकाला जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की भलाई का रास्ता शांति का रास्ता है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यूक्रेन में जल्दी ही सीज फायर बहाल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट का सबसे ज्यादा फोकस इकोनॉमिक कॉपरेशन पर रहा, ट्रेड को एक्सपेंड करने पर रहा। इसका सीधा सीधा रिलेशन अमेरिका के टैरिफ से है। ट्रंप के टैरिफ से पैदा परेशानी को कम करने के लिए है, अमेरिकी टैरिफ के असर को बेदम करने के लिए है। अमेरिका ने भारत पर जब 50% टैरिफ लगाया तो उसके लिए रशिया से खरीदे जा रहे ऑयल को जिम्मेदार ठहराया। इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, फार्मा और मैरीन जैसे सेक्टर्स पर पड़ा। रशिया के साथ डील में इन्हीं एरियाज में एक्सपोर्ट बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन भारत को फायदा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची लगेगी पाकिस्तान को। मोदी और पुतिन के बीच आतंकवाद को लेकर खुलकर बात हुई, लंबी बात हुई। मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र भी किया और पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, दोनों देश मिलकर लड़ेंगे और भारत की डिफेंस को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में रूस एक दोस्त की तरह साथ निभाएगा। 7 दिन के डिले के बाद आखिरकार शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंट कर दिया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद यह नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसका इंतजार आसिम मुनीर पिछले 1 हफ्ते से कर रहे थे। इसके साथ ही आसिम मुनीर अगले 5 साल के लिए
पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। वो फील्ड मार्शल फॉर लाइफ हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर मुनीर अब आर्मी के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के बॉस भी बन गए हैं। अब पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी आज से मुनीर को रिपोर्ट करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो है शहबाज शरीफ के एडवाइज़र सना सनाउल्लाह ने जो कहा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पहले आर्मी चीफ के लिए मैक्सिमम एज 64 साल थी, लेकिन अब ये एज लिमिट ख़त्म कर दी गई है। अब अगर आसिम मुनीर चाहें तो ताउम्र आर्मी चीफ रह सकते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकेगा। सीडीएफ की नोटिफिकेशन जारी होने में जो देरी हुई, उसके बाद पाकिस्तान में ये चर्चा चल रही है कि नवाज शरीफ आसिम मुनीर को आर्मी चीफ फॉर लाइफ बनाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस पर अड़ंगा लगाया। नोटिफिकेशन देर से आया, इससे आसिम मुनीर बेहद नाराज़ हैं। वो अब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को पंजाब के वज़ीर आला की कुर्सी से हटाने की सोच रहे हैं। तनाज़ा शुरू हो चुका है और ये तनाज़ा शुरू हुआ है जनाब नवाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान, क्योंकि वरना कोई सूरत नहीं थी कि ये 7 दिन तक डिले किया जाता और जनरल आसिम मुनीर साहब को बजाते खुद वज़ीर आज़म हाउस जाना पड़ा और फिर बजाते खुद उन्हें ईवान सदर भी जाना पड़ा और फिर बाय हैंड अपनी समरी मंजूर करवा के वो उन्हें पिंडी ले जाना पड़ा। ये सारी बातें जो हैं ये बिला सबब नहीं है, ये गैर मामूली नौयत के वाक़यात हैं और इससे एक बात तय हो गई है कि हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो हैं, इन दोनों की सीटें जो हैं वो ख़तरे में होंगी, दोनों ओहदे ख़तरे में होंगे। उसकी रीज़न है कि इख्तिलाफात और शकूक व शुबहात और लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को रोकने की कोशिश की, नोटिफिकेशन लटकाया, पर यह एग्रेशन किसी काम नहीं आया। वैसे भी अब काफ़ी देर हो चुकी है, मुनीर अपना प्रोफाइल चेंज कर चुके हैं और पाकिस्तान में कोई कह रहा है कि आसिम मुनीर अब मरियम नवाज को पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप से रफा दफा करेंगे। कोई कह रहा है कि मुनीर ने जिस तरह से अपनी बात मनवाई, उसके बाद न सरकार का कोई मतलब रहा न जुडिशरी का। नए कानून के मुताबिक आसिम मुनीर जब तक चाहें आर्मी चीफ रह सकते हैं। अब वो मनमानी करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। अब बात करते हैं देश में चल रहे एयरलाइंस क्राइसिस के बारे में। हवाई सफ़र करने वाले पैसेंजर्स में हाहाकार मचा हुआ है। आज दिल्ली और मुंबई से इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। कुल मिलाकर देश के अलग अलग शहरों से 1000 से ज़्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स आज उड़ नहीं पाई। पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता समेत देश के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स में आज भी यात्रियों की भीड़ जमा रही। हर हवाई अड्डे पर अफरा तफरी और मिसमैनेजमेंट दिखाई दिया। दूसरी तरफ इस क्राइसिस से यात्री बेहाल है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज पैसेंजर्स पर एक नई आफत आ गई। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने का आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि एयर फेयर्स आसमान छूने लगे। दूसरी एयरलाइंस ने टिकटों के दाम बढ़ा दिए। आज दिल्ली से चेन्नई का किराया 81,000 तक पहुंच गया। दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए लोगों को 70,000 तक का टिकट लेना पड़ा। आज दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। मजबूरी में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद के लिए जाने वाले आम दिनों की तुलना में किराए डबल हो गए, कहीं 3 गुना हो गए तो कहीं 10 गुना कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। मुझे मेरी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने के लिए जाना था और ऐसा भी नहीं है कि वो मैं कल अटेंड कर लूँ या परसों अटेंड कर लूँ। जयपुर से स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट आई थी अपनी फ़्लाइट कैच करने के लिए। अब की फ़्लाइट्स भी मैं बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही हैं, अब नहीं बुक हो पा रही हैं। मतलब 10 times द अमाउंट। दिस इज़
दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं रायपुर से आया था कल, आज मेरी रायपुर की रिटर्न फ्लाइट थी। आज की मतलब कि आप फ्लाइट है 45,000 की, 40,000 45,000 की दिखा रही है। कल की आपकी 25,000 30,000 दिखा रही है। तो कल का आकाशा में मिल रहा है 32,000 ईच टिकट। अमूमन कितना कॉस्ट करता है? 6,000 7,000 मैक्सिमम 7, नहीं तो 5 to 6। कोलकाता में मेरी सिस्टर और फादर हैं, वो भी पहुंच रहे हैं, वो ट्रेन से पहुंच रहे हैं और फिर हमें जाना था अंडमान, बट अभी कुछ वजह से क्या हुआ कि यहाँ कैंसिल हो गया और जो अदर कैरियर्स हैं उनके फ्लाइट टिकट्स ऐसे बढ़ गए हैं जैसे लग रहा है कि अंडमान नहीं जा रहा हूँ मैं, सिंगापुर जा रहा हूँ। More than 30,000, 30,000, 35,000, 38,000. When there is crisis, why the prices always goes high? कि मतलब अगर एक क्राइसिस है तो वहाँ पे आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। आप अगर जेन्युइनली सपोर्ट नहीं करोगे और प्राइसेस इतने हाई हो जाएंगे कि अनअफोर्डेबल हो जाएंगे तो फिर तो मतलब इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट। लोगों की ये डबल मुसीबत समझी जा सकती है। आम दिनों में दिल्ली से चेन्नई का इकोनॉमिक क्लास का टिकट 6 से 8,000 के बीच मिल जाता है, लेकिन वही टिकट आज पैसेंजर्स को 73 से 81,000 के बीच मिल रहा है। इसी तरह दिल्ली से कोलकाता का किराया 5 से 10 गुना बढ़ गया। हैदराबाद जाने के लिए 4 से 6,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन आज इकोनॉमी क्लास के टिकट के लिए बिजनेस क्लास के टिकट से ज़्यादा रेट देना पड़ा। दिल्ली से पुणे, मुंबई, गोवा, अहमदाबाद, पटना जैसे शहरों का एयर फेयर इतना ज़्यादा हो गया कि आम आदमी के लिए इसे अफोर्ड कर पाना नामुमकिन हो गया। मुंबई में भी इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दी। फ्लाइट्स के दाम लोगों की रीच से बाहर हो गए। कई लोगों ने तो प्लेन के बजाय परेशानी उठाकर बस से सफ़र करना बेहतर समझा। मुझे जाना था राजकोट, फिर अहमदाबाद से समझौता कर लिया, उसमें भी अभी कोई समाचार नहीं है। रात के 12 बजे की बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला चलो एयर इंडिया, ये स्पाइस जेट, आकाशा, कुछ भी मिल जाए ट्राई कर लेते हैं। सबकी प्राइसेस 20,000 25,000। पूरा वर्ल्ड कप मैंने फॉलो किया था इंग्लैंड से यहाँ आके इंडिया की टीम को, तब भी मैंने 14,000 से ऊपर टिकट नहीं दी थी। एक्सटॉर्शन, लूट मचाई है। कल जब हमारी फ्लाइट नहीं गई तो हमने बोला चलो एयर इंडिया से ट्राई करते हैं, अगर मिल जाती है तो। एयर इंडिया पे गए, 44,000 एक टिकट। हमारी टिकट थी 10,000 आने की रिटर्न, बॉम्बे देहरादून एयर इंडिया ही है हमारी। मैंने बोला लूट मचा रखी है आप लोग, इतनी हमारी हालत खराब है, 1 लाख ऑलमोस्ट मैं स्पेंड करूँ। फ़ायदा उठाओ, लोगों को पिसाओ, फ़ायदा उठाओ उनका। जैसे पैसे तो झाड़ पे लगे। ये शादी के लिए जाना है, मैं बहुत इनको प्लीट किया है। अभी सामान दो, अभी 2 घंटे हो गए, मेरे को 2.5 घंटे, अभी तक इनको कोई बात नहीं समझ में आ रही कि मेरी बेटी की शादी है। दूसरी एयरलाइंस का टिकट अगर देख रहे हैं तो क्या चार्ज कर रहे हैं? वो ज़्यादा चार्ज हो रहा है ना, 20,000 वन वे। इंडिगो का फ्लाइट कैंसिल हो गया, बाकी सब ने अपने फेयर्स 4-5 टाइम्स बढ़ा दिए हैं। कैसे करेंगे? पीपल आर गोइंग बाय बस से 25-25 घंटे ट्रैवल करके जाने को तैयार है। मतलब टोटली इनह्यूमन बोलते हैं ना, इट्स वेरी बैड। हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स पूछ रहे हैं कि उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही है। जेब से पैसे खर्च किए, एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिन से परेशानी उठाई। अब मैं आपको एक बड़े एयरफेयर से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। आज देश के कई हिस्सों में जाने के लिए विदेश जाने से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जिस एयरफेयर पर लंदन का सफ़र हो जाता, उससे डबल किराया चेन्नई या कोलकाता जाने के लिए लोगों ने खर्च किया। जो लोग इतना पैसा देने को तैयार हैं, उन्हें भी फ्लाइट की टिकट आसानी से नहीं मिल रही। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों के लिए दूसरी एयरलाइंस की कल की टिकटें सोल्ड आउट हैं। आने वाले 2 दिन की टिकट्स कई गुना महंगी हैं। 6 दिसंबर के लिए अगर आप आज दिल्ली से लंदन का टिकट बुक कराएंगे तो सबसे सस्ता टिकट आपको 26,000 का मिलेगा। लेकिन 6 तारीख को अगर आप दिल्ली से बेंगलुरु जाना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमी क्लास के लिए 88,000 रुपये खर्च करने होंगे। दिल्ली से न्यूयॉर्क का कल का सबसे सस्ता टिकट इकोनॉमी क्लास का 37,000 का है, लेकिन कोलकाता का एयरफेयर 50,000 का है। इसी तरह कल दिल्ली में अगर फ्रैंकफर्ट जाने की तैयारी है तो किराया होगा 26,000, लेकिन अगर गोवा जाना है तो टिकट की कीमत होगी
47,000 रुपए। दिल्ली से बैंकॉक की टिकट सिर्फ 11,000 की है, लेकिन अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपए खर्च करने होंगे। जाहिर है एयरफेयर में लगी इस आग से यात्रियों में नाराजगी है, गुस्सा है। मुसीबत में लोग हैं उसका फायदा उठा रही है, लेकिन अब क्या करें? ये एविएशन मिनिस्ट्री को देखना होगा कि ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। हम जैसे कोच जो जाते हैं एक बार, अब हम लोगों को कैसे अभी हम लोग लड़ेंगे? हम लोग कैसे फाइट करेंगे सिस्टम से? अब एविएशन मिनिस्टर को मैं आज ईमेल लिखूंगा। दूसरी फ्लाइट चेक करी, दूसरा ब्रांड उन्हीं के साइड में रखा है काउंटर, मगर उन लोग बहुत हाई गए। उन लोग कल का भी नहीं है, परसों का दे रहे हैं, मगर ज़्यादा कॉस्ट है। 38,000 मांग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। और 2 लोग करने से तो सैलरी 1 महीने का उड़ जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता है। 32,000 की ओवरऑल टिकट है और ये अभी पर पर्सन का 32,000 मांग रहे हैं। अच्छा, और पहले कितने लोग थे आप लोग? 2 लोग ही हैं हम लोग। 2 लोग का पहले मतलब, यानी एक का कितना था जाने का आपका? 4 टिकट हुई हमारी 32,000, मतलब 14.5 के आसपास, मतलब 7.5-8 के आसपास एक टिकट थी। ठीक है। अब ये मतलब 32,000 रुपये पर पर्सन हमसे डिफरेंस मांग रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर आज पैसेंजर्स के सब्र का बांध टूट गया। एक तो फ्लाइट कैंसिल होने से हो रही परेशानी, उस पर एयरपोर्ट में मिसमैनेजमेंट से यात्री बेहद नाराज नजर आए। कई लोगों का चेक इन कर लिया गया, उनके बैग्स एयरपोर्ट में फंस गए। इस वजह से लोग 2 दिन से हैरान हैं। आज इंडिगो के काउंटर पर पैसेंजर से हंगामा किया। एक पैसेंजर ने तो गुस्से में अपना सामान सड़क पर पटक दिया। हंगामे के बाद CISF के जवानों को इंडिगो के काउंटर पर तैनात करना पड़ा। नाराज लोगों ने बताया कि उनके ट्रैवल प्लान्स थे, सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से लाखों का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या हो गया आपको? कितनी किस्त? हमारी कल की फ्लाइट थी, ये हमारा चलो ठीक है कैंसिल हो गया, हमें पूरा दिन बिता दिया, रात के 3 बजे निकले और अब ये लोग हमारे लगेज नहीं दे रहे। चेक इन कर लिया लगेज, अब लगेज देने के लिए रेडी नहीं है ये लोग। मेरा नाम श्रुति है, मैं इंदौर से ट्रैवल कर रही थी। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी मुंबई टू गुवाहाटी। हमने हमारे प्लान्स थे, हमारा टूर था, वहाँ का बुकिंग हमने 2 लाख रुपीज में बुकिंग है वहाँ पे हमारा आगे, और इनकी वजह से हमारी यहाँ पे जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी अक्का से वो मिस हो गई। और अभी ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहे, यहाँ पे स्टे नहीं दे रहे। हु इज गोइंग टू पे फॉर ऑल दैट? हमारा 3 लाख के करीब नुकसान हो गया है। अभी व्हाट वी विल गो, वेयर वी विल गो, किससे बात करें? मुझे बताइए, पेरेंट्स आए हैं, हमने मदुराई का टिकट किया था, 5 दिन का ट्रिप था, वहाँ होटल बुक है, सब बुक है, उसका पैसा कौन देगा? दे आर नॉट आंसरेबल। उनको पूछ रहे हैं, आंसर बिल्कुल नहीं दे रहे। कैब अभी आई, अभी वापस कैब बुलाई है वापस पुणे जाने के लिए, तकलीफ अलग है। और ये लोग ने मेल तक डाला नहीं है ना, मैसेज का रिप्लाई करते हैं। को मेरा कल 4 तारीख को शो था, वो कैंसिल हो गया। ओके फाइन, हमने वहाँ पे जैसे तैसे बात किया हुआ। कहाँ पर जाना था? भुवनेश्वर, यहाँ मुंबई से भुवनेश्वर जाना था, कैंसिल हो गया। वो भी 2 घंटे पहले पता चला। उसके बाद सेकंड अभी मुझे आज हमने फ्लाइट बुक कराई 10:35, वो भी कैंसिल हो गई लखनऊ के लिए। अभी मैं आई हूँ इंडिगो से, तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। एक्चुअली मुझे इंडिगो से तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि सर बेसिकली मुझे इतना पता है यहाँ इनको बोल के कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बाजू में गई, उनसे पूछी कि आकाशा उड़ रही है क्या? दे लाइक 6 तारीख की नहीं, 7 तारीख की सुबह 8:45 की फ्लाइट, जो कि बहुत होगा तो 7-10 हजार में मिलती होगी अगर नॉर्मली देखा जाए, पर अभी वो 25 और 27 हजार में बेच रहे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक ऐसा परिवार फ्लाइट का इंतजार करते हुए मिला जिन्होंने एक दिन पहले ही परिवार के बुजुर्ग को खोया है। ये परिवार अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने के लिए निकला था। फ्लाइट की महंगी टिकट ली, एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उनकी टिकट कैंसिल कर दी गई। इस परिवार के एक छोटे से बच्चे से बात हुई, वो आपको सुनवाता हूं, जो अपने दादा की अस्थियां गंगा में विसर्जित न कर पाने से दुखी दिखाई दिया। फ्लाइट न मिलने से एक परिवार का गम बढ़ गया तो कर्नाटक के हुबली में एक परिवार की खुशियां इस संकट की वजह से अधूरी रह गई। कर्नाटक के हुबली में बिना दूल्हा दुल्हन के ही शादी का रिसेप्शन करना पड़ा। असल में भुवनेश्वर के संगमदास और हुबली की मेघा की 23 नवंबर को शादी हुई थी। 3 दिसंबर को दुल्हन के घर हुबली में दोनों का रिसेप्शन तय हुआ। न्यूली वेड पेयर ने 2 दिसंबर की फ्लाइट का टिकट लिया,
लेकिन 2 दिसंबर की फ्लाइट पहले 3 दिसंबर को रिशेड्यूल की गई, फिर 3 दिसंबर को उसे आखिरी टाइम पर कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि रिसेप्शन की तैयारी हो चुकी थी, मेहमान आ चुके थे, इसलिए रिसेप्शन में बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये दूल्हा दुल्हन इसमें शामिल हुए। जाहिर है प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सवाल भी उठेंगे और सियासत भी होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस क्राइसिस को सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा बताया। पार्लियामेंट में प्रियंका चतुर्वेदी ने चर्चा के लिए एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया। प्रमोद तिवारी ने भी चर्चा की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि एयरलाइंस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाने दाम वसूल कर रही हैं, सरकार को इन पर एक्शन लेना चाहिए। ये देखने को मिला है कि किराए में बहुत इजाफा हो रहा है, मनमाने तरीके से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। ये अभी भी हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि किराए में मनमानी चल रही है। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसी तरह रवैया बना रहेगा कुछ एयरलाइंस द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसके लिए जिम्मेदार मोनोपोली भी है जहाँ एयरलाइन सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लगातार किराए बढ़ाए जाते हैं और समय समय पे बढ़ाए जा रहे हैं। एक जमाने में बड़े सफल एविएशन मिनिस्टर रहे प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि संकट तो है, डीजीसीए की जिम्मेदारी भी है, लेकिन अब सवाल उठाने के बजाय इस संकट से निकलने का रास्ता निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा स्थिति को नॉर्मल करने के लिए फौरी तौर पर डीजीसीए को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों में ढील देनी चाहिए। थोड़ा अगर इसको पहले से एयरलाइंस की भी इसमें इतनी ही जिम्मेदारी है कैलिब्रेट करने की, और दूसरा डीजीसीए का भी काम था कि इसको मॉनिटर करना कि भाई अचानक ऐसी परिस्थिति जब आ सकती है तो उन्होंने एयरलाइंस के साथ संपर्क करके कंटिन्यूस डायलॉग करके इसमें रास्ता ऐसी परिस्थिति न बने, क्योंकि आखिर आज जो भी हो रहा है पूरे देश के यातायात को इफेक्ट हो रहा है और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, और खास करके यात्री जिन्होंने महीनों से बुकिंग की होती है, सब लोग पैसे वाले नहीं होते हैं, सामान्य लोग भी उड़ते हैं, तो उनकी क्या परेशानी आज होगी इस लास्ट मिनट कैंसिलेशन की वजह से। इसलिए इसमें एयरलाइन भी उतनी ही जिम्मेदार है, लेकिन हमारे रेगुलेटर ने भी इसके बारे में एक जानकारी लेकर एक शेड्यूल तो बना के रखना चाहिए था। आज दिन भर एविएशन मिनिस्ट्री में संकट से निपटने के लिए मीटिंग्स का दौर चलता रहा। सारे एयरपोर्ट से रिपोर्ट मांगी गई। इसके बाद फैसला किया गया कि एफडीटीएल ऑर्डर को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए। एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा इस कदम से फ्लाइट ऑपरेशन को स्टेबल किया जा सकेगा, यात्रियों को राहत मिलेगी, एयरपोर्ट पर जो बैकलॉग हो गया है वो खत्म किया जाएगा। राममोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो को निर्देश दिया गया है कि अगले 2 दिन में वो फ्लाइट्स को नॉर्मल करे। एविएशन मिनिस्टर ने कहा एफडीटीएल के नए नियमों की वजह से सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट्स इफेक्ट हुई हैं, इसलिए इस संकट की जांच के लिए मंत्रालय ने एक कमेटी भी बना दी है। यात्रियों को हुई दिक्कत का जो भी जिम्मेदार होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। The DGCA has come in with the new FDTL regulation. डीजीसीए नए एफडीटीएल रेगुलेशन लेकर आया था और नियम पिछले कुछ समय से चल रहे थे। पिछले 1 महीने से हम इसका विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन तब इसमें ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं की गई। दूसरी सभी एयरलाइंस ने इस नियम के साथ सामंजस्य बिठा लिया, लेकिन यहाँ इंडिगो की तरफ से क्रू को लेकर मिसमैनेजमेंट दिखा। इसी वजह से हालात को सामान्य करने के लिए हमने एफडीटीएल नियमों में छूट दी है। चूंकि ये सिर्फ इंडिगो में हुआ है, इसलिए हमने एक कमेटी बनाई है जो इसकी जांच करेगी, जो ये देखेगी कि चीजें खराब हुई और किसकी वजह से हुई। इस मामले की जिम्मेदारी तय की जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी वजह से ये हुआ है उसे भुगतान करना पड़ेगा। अब जांच कमेटी बनाने से क्या होगा? किसी भी लीडर की पहचान क्राइसिस के टाइम पर होती है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू इस संकट से निपटने में फेल हुए। लीडर का काम होता है क्राइसिस को एंटिसिपेट करना। क्या मंत्रालय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूल्स चेंज करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? पायलट्स कम पड़ जाएंगे, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगेंगी, और जब फ्लाइट्स कैंसिल होंगी तो एयरलाइंस अपने रेट बढ़ाएंगी। जब लोग एयरपोर्ट पर फंस गए, चारों तरफ से चीख पुकार मचने लगी, तब जाकर मंत्री जी एक्टिव हुए और इसके बाद भी रास्ता निकालने में 3 दिन लगा दिए।
अगर रूल्स को वापस ही लेना था तो उन्हें लागू क्यों किया गया था, और जब उन्हें लागू किया गया तो उनके असर का ठीक से असेसमेंट क्यों नहीं किया गया। अगर एडवांस प्लानिंग की गई होती तो ना लोगों को परेशानी होती और ना मंत्रालय की बदनामी होती। अब बात करते हैं बंगाल में बाबरी मस्जिद के विवाद की। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड हुए विधायक हुमायूं कबीर को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। बाबरी मस्जिद के निर्माण के खिलाफ एक पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पिटीशन में दलील दी गई थी कि अगर मस्जिद की नींव रखी गई तो राज्य में कम्युनल टेंशन हो जाएगा। इस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। क्योंकि मामला मजहब से जुड़ा है इसलिए कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगा। हुमायूं कबीर ने कल यानी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। हुमायूं कबीर ने आज कहा कि वो कोई भी असंवैधानिक काम नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में दिया है। उन्होंने कहा अब कल तय कार्यक्रम के हिसाब से मस्जिद की नींव रखी जाएगी। एसपी साहब को रिक्वेस्ट करेंगी आपको माध्यम में, ये कल अच्छा से ध्यान से शांतिपूर्ण भावे एसपी साहब पुलिस प्रशासन यहाँ मेरे को सपोर्ट देगी, सहयोगिता करेगी। मेरा 2000 वॉलेंटियर भी इस ट्रस्ट के तरफ में यहाँ मौजूद रहेगी। 10 ड्रोन कैमरा भी यही पर्सनली उड़ाएगी। मैं शांतिपूर्ण भावे किसी आईन नहीं तोड़ के लॉ एंड ऑर्डर को कोई ब्रेक नहीं होने देंगी। ये सिलसिला कल पूरे करेंगी। ऑनरेबल जज साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशन को रुकने के लिए मैं जज साहब को मैं ये सपोर्ट मिला। कल एक कुरान तिलावत के माध्यम में ये जो कुरान तिलावत होगी मुसलमान समाज को जो अच्छा ये सबसे बड़ा चीज है कुरान, वो कुरान तिलावत होगी 2 घंटा 12 से 2। इसके बीच में मैं भित्ति स्थापन करा दूंगा। मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध संत समाज भी कर रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा यह सब राजनीति की वजह से हो रहा है, इसका इस्लाम या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कि आप जो है कहीं ना कहीं धर्म के मामले में दृढ़ नहीं हो, राजनीति करना चाहते हो। और जहां तक बाबरी मस्जिद की बात है, हमने बता दिया कि बाबर जो है वो हमारे लिए आक्रांता था, उसने हमारे ऊपर जुल्म ढाए हैं। अगर बाबर से जुड़ करके कोई व्यक्ति अपनी पहचान बताता है तो हम उसको भी आक्रांता ही समझेंगे और उसी अनुसार का व्यवहार उसके साथ करेंगे। सवाल ये है कि भारत देश में बाबर ने किसी समय आकर के आक्रमण किया, उसने जो जो किया वो सब हमको पीड़ा पहुंचाने वाला काम है। अब आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति उसी के साथ अपने आप को खड़ा रखता है कि हम बाबर के लोग हैं, तो बाबर के लोग हैं तो बाबर जैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए। साध्वी ऋतंबरा ने कहा जो लोग वोट के लिए बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं उन्हें लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का हक नहीं है जो बाबर का नाम लेते हैं और बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करते हैं। देखिए, ये तो वोट बैंक की कुत्सित राजनीति है। ना बाबर स्वीकारा जा सकता, ना बाबरी स्वीकारी जा सकती है। इस देश के अंदर इस देश की मूल भावना को समझने वाला चाहे किसी धर्म मजहब का हो, भारत ने कभी भी उसके प्रति दुराव नहीं किया, द्वेष वृत्ति नहीं रखी। लेकिन वो जो आक्रमणकारी रहे, जिन्होंने हमारे मान का मर्दन किया, जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके अपने गंदे काले इरादे व्यक्त किए, उनका नाम भी यहाँ नहीं लिया जाना चाहिए। उनके नाम की मस्जिद अगर बनती है तो समझना चाहिए कि वोट की राजनीति व्यक्ति को कितना नीचे निम्न स्तर पर रसातल तक पहुंचाती है। लेकिन भारत बहुत गहरा है, इन सब बातों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सवाल ये कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन गई तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। असल में मामला पॉलिटिकल है।
इस मस्जिद की नींव रखने के लिए 6 दिसंबर की डेट चुनी गई। इसका मकसद ममता बनर्जी को कॉर्नर करना है। हुमायूं कबीर अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी इस हरकत से ममता को नुकसान होगा, इसलिए ममता ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला। अब ममता के लोग कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी के नेताओं की बैकिंग हो सकती है। उनका दावा है कि बीजेपी ने ममता के इस एमएलए को दीदी के खिलाफ खड़ा कर दिया। हालांकि इस बात का न तो कोई सबूत है न कोई मतलब है, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं कबीर अब ममता दीदी को परेशान तो करेंगे। बिहार में चल रहा बुलडोजर एक्शन अब कुछ जगहों पर हिंसक रूप लेने लगा है। आज समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम पर पथराव हुआ, आगजनी हुई। जवाब में पुलिस ने लाठियां चलाई। समस्तीपुर के सुंदरैया नगर में 13 एकड़ जमीन पर 1993 से ही अवैध कब्जा किया गया था। 32 साल से चल रहे एनक्रोचमेंट के खिलाफ कोर्ट केस चला और अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। करीब 300 परिवारों ने यहां अपनी झुग्गी झोंपड़ियां बना ली हैं। आज जब नगर निगम और पुलिस की टीम अवैध कब्जा हटाने गई तो उन पर हमला किया गया, पथराव किया गया। इसी दौरान किसी ने झुग्गियों में आग लगा दी। इस आग में करीब 1 दर्जन घर जल गए। पास ही गन्ने के खेत में भी आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। गैर कानूनी कब्जा करके यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि वो कई साल से यहाँ रह रहे हैं। दूसरी जगह ठिकाना दिए बिना इस तरह हटाना गलत होगा। हम लोग 35 बरस से इसमें गरीब लोग हैं। 6 एकड़ हमको बाप दादा सब मर गया इसलिए। अब बाप दादा सब कोई हमको मर गया। हम बोले हम गरीब, सरकार हमको देगा तब हट जाएंगे, खाली कर देंगे। रात में भी बिना आग लगाया, हम लोग दबार को मारा। हम लोग रात में भी छोड़ दिया आग लगा तो हम जान बचाते क्या करते। अभी प्रशासन आया है, यहाँ पर हम कॉल खोल रहा था। अभी प्रशासन क्या बोलता है, जल्दी भागे। हम बोले सर हमको कॉल खोले दिया, प्रशासन हमको ईटा चला दिया बड़ा धोखा। हिंदुस्तान को लेडीज को जिताया है, इसलिए इतना ही जिताया है। बुलडोजर बिहार के दूसरे शहरों में भी चल रहा है। बिहार के 9 जिलों में करीब 150 जगह एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन लिया गया। जिन शहरों में बुलडोजर चल रहे हैं उनमें पटना, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, हाजीपुर, बेगूसराय, कैमूर, दरभंगा, गया और कटिहार शामिल हैं। सरकार की तरफ से नगर निगम और नगर पालिकाओं को क्लियर मैसेज है कि एनक्रोचमेंट अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जों का हर हाल में हटना ज़रूरी है। कई साल से इन्हें अतिक्रमण खाली करने का नोटिस दिया गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मेरा कहना है कि उस दिन जब टीबीसी का मीटिंग हुआ, टीबीसी के मीटिंग में यही हुआ कि जितने जो फुटपाथ वेंडर है 14 जगह बिल्डिंग जोन का प्रस्ताव और बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया गया। कल के डेट में निरीक्षण हुआ और आज आकर के अतिक्रमण हो रहा है। तो हमारी समस्या कि हमारी व्यवस्था पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरा डिमांड है कि पहले में बिल्डिंग जोन दिया जाए और उसके बाद ये भी हुआ कि आपको नापी कर करके जगह दे दिया जाएगा। पहले जितने जो वेंडर के पास आई कार्ड, सर्टिफिकेट या पीएम स्वनिधि के द्वारा लोन दिया गया है तो सधागा कहाँ, उसके लिए नगर आयुक्त स्वयं बोले कि हम पट्टी बांध करके रोड के 3 फीट अंदर में चीना कर देंगे, जिससे अंदर में वो व्यवसाय अपना चलाएंगे। नगर निगम के अधिकारी भी कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट करने वाले सख्ती न दिखाने का गलत फायदा उठा रहे हैं, इसलिए अब कड़े एक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे यहाँ पर ही आप देखिए फूल का दुकान रोड पर लगाए हुए हैं, जबकि ये साइड रोड में भी लगाया जा सकता था अंदर में। जानबूझ के जगह होते हुए भी वो समझते हैं कि बिल्कुल रोड पर आके हम दुकान लगा देंगे तो तभी मेरा दुकान चलेगा। तो वो अपना रोजगार भी करें, लेकिन जो शहर में जो समस्या है, शहर के आम लोगों की जो परेशानी है, उसको भी उनको ध्यान में रखना होगा अपने रोजगार के साथ साथ संतुलन बना के। तो इसलिए जो है अतिक्रमण की समस्या जब एक सीमा से अधिक हो गई है तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। तो इसके खिलाफ हर स्तर पे कार्रवाई की जा रही है। हटाने के बाद तुरंत वो लोग लगा लेते हैं, हटाने के बाद लगाते हैं तो उसके बाद स्थानीय थाना के द्वारा भी उन पर कार्रवाई की जाएगी और अगर वो लगाते तो फिर दोबारा हम लोग फिर से कार्रवाई उन पर करेंगे। बिहार में बुलडोजर को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन पर इतना रिएक्शन क्यों है? इसको समझने की ज़रूरत है। पिछले 30-35 साल से बिहार में फ्री फॉर ऑल था।
लोग बड़े आराम से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते थे, मकान दुकान बनाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। अगर किसी जगह लोकल प्रशासन कोर्ट में चला भी गया, कोर्ट से ऑर्डर ले भी आया, तो कोई उसे मानने को तैयार नहीं होता था। ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, लेकिन अब माहौल बदला है। अब जिन ज़मीनों पर एनक्रोचमेंट किया गया उन्हें खाली कराया जा रहा है और लोगों को इसकी आदत नहीं है। जिहाद शब्द की परिभाषा पर चल रहे विवाद के बीच आज बिहार के गवर्नर और इस्लामिक मामलों के जानकार आरिफ मोहम्मद खान ने मौलाना महमूद मदनी पर निशाना साधा। एकता मार्च के लिए गुजरात गए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मौलाना मदनी जैसे नेता जिहाद का गलत अर्थ समझा रहे हैं और समाज में विभाजन पैदा करने का काम कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम में जिहाद का मतलब अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना होता है, लेकिन मौलाना मदनी जिस देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की किताबों में कुछ और पढ़ाया जाता है। ये उनका अपना विचार हो सकता है और मुझे कोई किसी के भी विचार पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मैंने एक ही बात कही है कि वो उन्होंने जो मुझे जितना मैं बहुत नहीं देखता हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि जब तक उत्पीड़न होगा तब तक जिहाद होगा। उन्होंने ये कहा। मैं नहीं समझता कोई भी असहमत होगा। उत्पीड़न चाहे आपका हो, चाहे किसी और का हो, चाहे मेरा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना कुरान उसी को जिहाद कहता है। लेकिन मौलाना मदनी पब्लिक में जो भाषण दे रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो देश का सबसे बड़ा मदरसा है उससे बंधे हुए हैं और वहां पे ये पढ़ाते हैं कि जिहाद का मतलब है कि मैं जिस धर्म का मानने वाला हूं मैं आपको आमंत्रित करूं कि आइए, और आप अगर नहीं आते हैं तो मैं आपके खिलाफ लड़ाई लड़ूं। वहां पे किताब मौजूद है जो उनके यहाँ पढ़ाई जाती है। तो ये दोहरापन मुझे बहुत थोड़ा सा समस्या नजर आती है इसमें। आप बच्चों को, छोटे बच्चों के दिमाग में ये भरेंगे कि हर किसी को मेरे धर्म में आना चाहिए और वो नहीं आता है तो मुझे उससे जंग करनी चाहिए, तो ये तो असुरक्षा तो इससे पैदा होती है। असुरक्षा किसी और चीज से थोड़ी पैदा होती है। इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं कि आजकल जिहाद का गलत मतलब लगाया जाता है। वो ये भी जानते हैं कि इसकी शुरुआत उन किताबों से होती है जो मदरसों में पढ़ाई जाती है। अब मौलाना मदनी कह रहे हैं कि वो लोगों को जिहाद का असली मतलब समझाएंगे। दहशतगर्द इन शब्दों का जैसे इस्तेमाल करते हैं उसको लोगों के दिलो दिमाग से हटाएंगे, लेकिन उन्हें इसकी शुरुआत देवबंद की उन किताबों को हटाने से करनी होगी जिसका जिक्र आरिफ मोहम्मद खान ने अपने बयान में किया। अब एक खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने घर या गाड़ी EMI पर ली है। आपकी EMI कम हो सकती है क्योंकि RBI ने रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब नया रेपो रेट 5.25% है। इसका मतलब रेपो रेट वो ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक देश के बैंकों को कर्ज देता है अब कम हो जाएगा। RBI की 2 दिन तक चली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि नीतिगत ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है। रिजर्व बैंक ने इस साल चौथी बार रेपो रेट में कटौती की है और ये 6.5% से कम होकर 5.25 तक आ गया है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कई उथल पुथल के बावजूद भारत में महंगाई दर काफ़ी कम है, कीमतें कंट्रोल में हैं क्योंकि GDP ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। रेपो रेट कम होने का मतलब है कर्ज सस्ता होगा, EMI कम होगी। ये कंज्यूमर्स के लिए आज की अच्छी खबर है। और आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। कल बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के लॉन में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा कल से 2 दिन के झारखंड दौरे पर रहेंगे।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मैच कल विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।